Hey guys, welcome to the 19th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड के बारे में जो एक तरह के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, जिब्रेलिन्स जो है ये केमिकली टर्पीन्स होते हैं, ये बात मैंने आपको अच्छे से बता के आया हूँ, राइट। केमिकली टर्पीन्स होते हैं जिब्रेलिन्स। और जो जिब्रेलिन्स है या जिब्रेलिक एसिड है, इसे पहली बार आइसोलेट किया गया था एक फंगस से। किसने किया था? ई कुरोसावा नाम के एक जापानीज साइंटिस्ट ने। कौन से फंगस से आइसोलेट किया था? जिब्रेला फ्यूजिकुराई, इसीलिए नाम पड़ गया जिब्रेलिन। ठीक, देखिए, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स आर नोन, जैसे कि GA1, GA2, GA3 एंड GA100 सो ऑन, GA100 तक ऐसे 100 टाइप के जिब्रेलिन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, GA1 हो गया, GA2 हो गया, GA3 हो गया, ऐसे GA100 तक आपको जिब्रेलिन्स मिलेंगे नेचर में, जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं या बहुत सारे फंगी के अंदर भी पाए जाते हैं। इनमें से GA3, जिसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला पूछो तो है C19H26O6, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जिब्रेलिन्स। 100 टाइप के जिब्रेलिन्स है, लेकिन इन 100 टाइप के जिब्रेलिन्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? GA3, क्योंकि GA3 वो पहला जिब्रेलिन है जिसे ई कुरोसावा साइंटिस्ट ने, जो ई कुरोसावा था, उसने आइसोलेट किया था एक फंगाई से, एक फंगस से। ठीक, और GA3 जो है ये सबसे ज्यादा मोस्टली पाया जाता है प्लांट के अंदर, मोस्टली पाए जाने वाला जिब्रेलिन है। मोस्टली पाए जाने वाला जिब्रेलिक एसिड प्लांट्स के अंदर क्या है? तो आपको होगी GA3। ऐसे तो 100 तरह के है, राइट, 100 टाइप के जिब्रेलिन्स है, लेकिन मोस्टली कौन सा प्लांट्स में पाया जाता है? GA3। ठीक, और सबसे पहला भी खोज किसका हुआ था? GA3 का, इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं सारे जिब्रेलिन्स का। दे आर सिंथेसाइज्ड इन बर्ड्स, शूट, रूट एंड जर्मिनेटिंग सीड्स। देखो, जिब्रेलिन्स क्या है? एक तरह के ग्रोथ प्रमोटर्स है, प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तो ये वहीं पे सिंथेसाइज होते हैं जहां ग्रोथ की जरूरत है प्लांट में, जैसे कि बर्ड्स में, शूट में, रूट में और जर्मिनेटिंग सीड्स। भाई सीड है, जर्मिनेट करेगा, आगे जाके एक पूरा का पूरा प्लांट में डेवलप होगा, तो इसमें भी इसको प्रमोट करने में, जर्मिनेशन में मदद करने में किसका हाथ होता है? जिब्रेलिन्स का होता है। ठीक, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स। अब देखो, जैसे जब हम ऑक्सिन पढ़ रहे थे तो हमने ऑक्सिन के बारे में भी पढ़ा था कि उसका क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है प्लांट के ऊपर। वैसे जिब्रेलिन्स का क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है प्लांट के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब फंक्शंस, जिब्रेलिन्स का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला है स्टेम और इंटरनोड इलोंगेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है जिब्रेलिन्स का। जिब्रेलिन्स बहुत तरह के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्लांट्स में शो करता है, लेकिन किसके लिए सबसे ज्यादा नामी है, जाना जाता है जिब्रेलिन? तो स्टेम या इंटरनोड इलोंगेशन के लिए। जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन के हमने टोटल 8 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑक्सिन का क्या था? एपिकल डोमिनेंस, अगर आपको याद हो तो। उसी तरीके से जिब्रेलिन का क्या है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? स्टेम और इंटरनोड इलोंगेशन। देखिए, ये एक स्टेम है प्लांट का, ठीक है, ये ग्रीन स्टेम है। आपको पता है स्टेम पे बहुत सारे नोड पाए जाते हैं, इस तरीके से नोड पाए जाते हैं, मैंने जूम कर दिया नोड, और इस नोड से यहां से लीफ डेवलप होता है नोड से, ठीक है। और दो नोड के बीच वाले रीजन को हम इंटरनोड कहते हैं। जैसे ये एक नोड, ये एक नोड, दो नोड के बीच वाले रीजन को हमने क्या कह दिया? इंटरनोड। और इस नोड से यहां से क्या लीफ डेवलप होंगे, राइट, ये आपको पता है। दो नोड के बीच वाले रीजन को हम इंटरनोड कहते हैं। अब जिब्रेलिन्स क्या कहते हैं, क्या करते हैं? इस इंटरनोड का इलोंगेशन कर देते हैं। देखिए, जिब्रेलिन्स ने क्या कर दिया, जो इंटरनोड्स थे, शॉर्ट इंटरनोड, इसको क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया। इंटरनोड का अब लेंथ बढ़ा तो देखो प्लांट का लेंथ तो अपने आप बढ़ गया, प्लांट का ग्रोथ तो अपने आप हो गया। तो जिब्रेलिन का एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर है, इंटरनोड इलोंगेशन करता है और स्टेम का लेंथ बढ़ाता है। ठीक, जैसे देखिए, जिब्रेलिन्स इंड्यूस इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। प्रायर टू फ्लावरिंग, देखो एक प्लांट में बेसिकली दो पीरियड आपको देखने को मिलेगा। एक तो ग्रोथ पीरियड, ग्रोइंग पीरियड, जिसमें प्लांट जो है अच्छा खासा ग्रोथ करता है, ग्रो करता है अच्छे से, और एक होता है मेच्योरिटी पीरियड, जिसमें प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं।
ठीक है, प्लांट में फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स बनता है आगे जाके। तो ग्रोइंग पीरियड में प्लांट जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ करता है, क्योंकि मेच्योरिटी पीरियड में तो फिर फ्लावरिंग होना है। ठीक है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ सबसे ज्यादा प्लांट का कब होता है? ग्रोइंग पीरियड में। ग्रोइंग पीरियड कब होता है? जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से जस्ट पहले। फ्लावरिंग आ गया तो मतलब प्लांट तो मेच्योर हो गया ना यार, तो ग्रोइंग पीरियड में प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। तो इस ग्रोइंग पीरियड में प्लांट के लेंथ को बढ़ाने में, इंटरनोड का इलोंगेशन कराने में किसका हाथ होता है? जिब्रेलिन्स का। जिब्रेलिन्स इंड्यूस इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। मैच्योरिटी पीरियड आए इससे पहले ग्रोइंग पीरियड में सबसे ज्यादा ग्रोथ कराता है। इन रोजेट प्लांट्स जैसे कि बीट एंड कैबेज। अब आप पूछोगे सर रोजेट प्लांट्स क्या होते हैं? रोजेट प्लांट्स ऐसे हैबिटाट के प्लांट होते हैं, ऐसे हैबिट के प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, कैबेज का पौधा देखोगे आप, छोटा सा स्टेम होता है, ऊपर बड़ा सा कैबेज। ठीक है, तो स्टेम बहुत छोटे छोटे होते हैं रोजेट प्लांट्स के। तो इस स्टेम को इलोंगेट कराने में, यानी कि इंटरनोड का इलोंगेशन कराने में जिब्रेलिन्स का हाथ होता है। जिब्रेलिन इंड्यूस इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन रोजेट प्लांट। दिस फिनोमेना इज नोन एज बोल्टिंग इफेक्ट। बोल्टिंग इफेक्ट क्या होता है? जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग आप क्या कर रहे हो? इंटरनोड या स्टेम का इलोंगेशन करा रहे हो ग्रोइंग पीरियड में, प्रायर टू फ्लावरिंग। प्रायर मतलब पहले, फ्लावरिंग आने के पहले आपने क्या कर दिया? स्टेम का इलोंगेशन कर दिया, इंटरनोड का इलोंगेशन कर दिया। इसे हम कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। किसमें देखने को मिलता है? रोजेट प्लांट जैसे बीट और कैबेज में। कौन कराता है? जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फंक्शन मैं आपसे पूछूं तो बेझिझक कहना स्टेम या इंटरनोड इलोंगेशन। ऑक्सिन का अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे एपिकल डोमिनेंस। चलो आगे बढ़ते हैं और भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं जिब्रेलिन्स का। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स when gibberellins are applied to dwarf maize या पाइसम plant etc. पाइसम मतलब वही pea plant, plants then become tall। ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली ड्वार्फ रह गए, जिनका जेनेटिक्स ऐसा था कि वो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाए, छोटे से ही रह गए, ड्वार्फ ही रह गए, अगर उन पे आप जिब्रेलिन को इंड्यूस करोगे, स्प्रे करोगे उन प्लांट्स पे, when जिब्रेलिन्स आर अप्लाइड, तो जो ड्वार्फ प्लांट थे, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट थे जैसे मेज या पाइसम, जिसका हाइट ही नहीं बढ़ा, ड्वार्फ रह गए, उनका भी हाइट बढ़ जाएगा जब आप जिब्रेलिन अप्लाई करोगे। तो प्लांट्स देन बिकम टॉल। ठीक, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। अभी अभी मैंने आपको कहा था जिब्रेलिन कहाँ सिंथेसाइज होगा? बर्ड में, रूट में, शूट में और जर्मिनेटिंग सीड्स में। इस चीज को समझो। देखो, सीड जर्मिनेशन, एक सीड है, सीड के अंदर क्या है? इम्ब्रायो है। इम्ब्रायो के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लीम्यूल। रेडिकल आगे जाके रूट का फॉर्मेशन करता है, रूट को डेवलप करता है, और प्लीम्यूल आगे जाके शूट बनाता है, शूट सिस्टम, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो सीड के अंदर क्या है? इम्ब्रायो। सीड जर्मिनेट करेगा, यानी कि बेसिकली इम्ब्रायो जो है वो आगे जाके रेडिकल और प्लीम्यूल बनाएगा, और उससे आगे जाके रूट और शूट बनेगा, पूरा प्लांट बनेगा, एक सीडलिंग बनेगा। तो इम्ब्रायो को ऐसे करने के लिए इम्ब्रायो को जरूरत है न्यूट्रिशन की, ताकि इम्ब्रायो जो है आगे जाके पूरा का पूरा एक प्लांट बनाए। तो इस इम्ब्रायो को न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, और सीड के अंदर ये न्यूट्रिशन होते हैं। सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च के फॉर्म में, बहुत सारे लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब इनको यूटिलाइज करके, इनसे एनर्जी लेके इम्ब्रायो जो है आगे जाके शूट और रूट बनाएगा। ठीक, जर्मिनेट होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। अब देखो, सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इम्ब्रायो को इससे न्यूट्रिशन लेना है। तो इम्ब्रायो को क्या करना होगा? इनका पहले ब्रेकडाउन होगा ना, ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा, लिपिड टूटेगा, जो हमारा स्टार्च है वो टूटेगा, तो उससे हमें एनर्जी मिलेगा, हमें नहीं मतलब इम्ब्रायो को एनर्जी मिलेगा, और इम्ब्रायो ग्रो करेगा। तो तोड़ने के लिए जो फूड प्रेजेंट है सीड में, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स की जरूरत है। एंजाइम्स कौन बनाएगा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। हाइड्रोलाइजिंग मतलब वाटर, लाइजिंग मतलब टूटना। तो ऐसे एंजाइम्स जो वाटर के साथ किसी का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, वाटर की नीड है, वाटर के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं फूड को। ऐसे एंजाइम क्या है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर
लाइजिंग कर रहे, तोड़ रहे, तो हम कह रहे हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम लाइक अल्फा अमाइलेज। सीड के अंदर जो स्टार्च के फॉर्म में जो फूड प्रेजेंट है उस स्टार्च को कौन तोड़ेगा? अल्फा अमाइलेज। लाइपेजेस किसको तोड़ेगा? लिपिड को। प्रोटीएस किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। इन सीड्स, सीड्स के अंदर जो प्रोटीन है उसको प्रोटीएस तोड़ेगा, लिपिड को लाइपेज, स्टार्च को अल्फा अमाइलेज। एंड दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। और फिर सीड जर्मिनेशन में ये एंजाइम मदद भी करेंगे बाय प्रमोटिंग ब्रेकडाउन ऑफ एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में क्या है? फूड है, ठीक, फूड यानी न्यूट्रिशन है, लिपिड है, प्रोटीन है, स्टार्च है, तो इसका ब्रेकडाउन करेगा कौन? ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम अल्फा अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, ब्रेकडाउन करेगा, एनर्जी मिलेगा एम्ब्रायो को। सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है और एम्ब्रायो अच्छे से ग्रो करेगा, सीड अच्छे से जर्मिनेट होगा, रूट और मतलब प्लूम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, रेडिकल रूट बनाएगा, प्लूम्यूल शूट बनाएगा, एक सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जिब्रेलिन नहीं होता तो क्या ऐसा होता? बताओ। तो जिब्रेलिन क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, सीड जर्मिनेशन में मदद कर रहा है। नेक्स्ट, जिब्रेलिन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक एज वेल एज इलोंगेट एंड इंप्रूव एप्पल फ्रूट। जो एप्पल होते हैं उसको इलोंगेट करता है और उसके शेप को इंप्रूव करता है, जो एप्पल आप खाते हो। यहाँ तक कि जो ग्रेप स्टॉक है उसका लेंथ भी बढ़ाता है जिब्रेलिन। देखो ये एक ग्रेप का स्टेम है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, ग्रेप स्टॉक। इस स्टॉक पे ऐसे ग्रेप्स लगेंगे, ग्रेप्स, ठीक है, और जो फार्मर है इस ग्रेप को बेचेगा और पैसा कमाएगा। अब देखो अगर इस ग्रेप स्टॉक का लेंथ बढ़ जाए तो इस पे बहुत सारे ग्रेप्स लगेंगे और ग्रेप्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और फार्मर अच्छे से इसको बेच के खूब पैसा कमाएगा, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या करता है? इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, और इस पे बहुत सारे ग्रेप्स लगते हैं, फिर बल्ले बल्ले फार्मर के लिए, फार्मर बेचेगा खूब पैसा कमाएगा। एज वेल एज इलोंगेट एंड इंप्रूव एप्पल फ्रूट्स। चलिए ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ पॉइंट है, जिब्रेलिक एसिड स्पीड अप मॉल्ट फॉर्मेशन। मॉल्ट फॉर्मेशन को स्पीड अप कर देता है, जिसे हम कहते हैं मॉल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। ये मॉल्टिंग प्रोसेस हेल्पफुल होता है इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री होता है? ऐसे इंडस्ट्री जहां पे ड्रिंक्स का प्रोडक्शन होता है, ब्रू किया जाता है, ब्रूइंग होता है, और उससे जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसका प्रोडक्शन होता है, जैसे कि वाइन हो गया, विस्की हो गया, ठीक है, इनका प्रोडक्शन होता है, बियर हो गया। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में मॉल्टिंग प्रोसेस काम आता है। लिकर जिसे हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक। तो मॉल्टिंग प्रोसेस हेल्पफुल होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, और इस मॉल्टिंग प्रोसेस यानी कि मॉल्ट फॉर्मेशन को स्पीड अप करता है कौन? जिब्रेलिक एसिड। अब ये मॉल्टिंग प्रोसेस है क्या, इसे आप समझिए। देखिए एक प्लांट है, प्लांट का कोई एक पार्ट है, उस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर आपको स्टार्च से अल्कोहल बनाना है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाना है, तो आपको मॉल्टिंग करना होगा, यानी कि स्टार्च को आपको पहले तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा, और ग्लूकोज से फिर आप अल्कोहल बना लोगे। लेकिन स्टार्च से आपको सीधा ग्लूकोज नहीं मिलेगा, आपको स्टार्च को पहले तोड़ना होगा, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे। स्टार्च को तोड़ के आप माल्टोज बनाओगे, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, और फिर माल्टोज जो है इससे आप ग्लूकोज बना लोगे, एक मोनोसैकेराइड, और ग्लूकोज से आगे आप अल्कोहल बना लोगे। ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आ जाएगा ये मॉल्टिंग प्रोसेस। मॉल्टिंग प्रोसेस क्या है? स्टार्च से माल्टोज का कन्वर्जन, इसे ही हम कहते हैं मॉल्टिंग प्रोसेस, जो कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आता है। मॉल्टिंग प्रोसेस से ही तो आपको माल्टोज मिलेगा, फिर उससे ग्लूकोज बनाओगे और फिर आपको अल्कोहल मिलेगा ग्लूकोज से। तो ये स्टार्च से माल्टोज, मेल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कौन करेगा? जिब्रेलिक एसिड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, फंक्शंस है जिब्रेलिन्स के, वो भी देख लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जिब्रेलिन इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट। देखो शुगर केन प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, बड़े चाव से आप खाते हो शुगर केन को। शुगर केन का कौन सा हिस्सा आप खाते हो? स्टेम को खाते हो, गन्ना को ऐसे छील के खाते हो, राइट, स्टेम खाते हो। तो अगर जैसे आप जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करोगे ना शुगर केन प्लांट पे, तो जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज द यील्ड इन शुगर केन, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड है वो शुगर केन प्लांट का जो स्टेम है उसको इलोंगेट कर देगा, तो आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा गन्ना मिल जाएगा चूसने के लिए, राइट, शुगर केन मिल जाएगा। तो जिब्रेलिन एसिड जो होते हैं इंक्रीज कर देते हैं हाइट शुगर केन प्लांट के। एंड इससे क्या होता है? देखो ये जो प्रोडक्शन है
शुगर केन का वो बढ़ जाता है पर एकड़ 20 टन, अप टू 20 टन पर एकड़ जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है शुगर केन का वो बढ़ जाता है जैसे आप जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करते हो या स्प्रे करते हो शुगर केन प्लांट पे। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विथ जिब्रेलिक एसिड हैसेंस द मैच्योरिटी पीरियड थर्स लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। देखो मैंने आपको कहा था एक प्लांट के लाइफ में दो पीरियड होता है, एक ग्रोइंग पीरियड जिसमें प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ करता है और फिर मैच्योरिटी पीरियड जिसमें प्लांट पे फ्लावर्स लगते हैं और उससे फ्रूट्स बनता है, ठीक है, सीड बनता है, राइट। तो देखो जो जुवेनाइल कॉनिफर्स होते हैं, जुवेनाइल मतलब यंग, छोटे छोटे, ठीक है, यंग कॉनिफर्स, कॉनिफर्स क्या एक तरह के जिम्नोस्पर्म्स है, प्लांट्स है, तो ये छोटे छोटे कॉनिफर्स है, ठीक है, कॉनिफर्स है। पहले तो इसमें ग्रोइंग पीरियड आएगा, ग्रोइंग पीरियड, और इसमें ये जो हमारा कॉनिफर है ये ग्रो करेगा और फिर आएगा मेच्योरिटी पीरियड एमपी। मेच्योरिटी पीरियड में क्या होगा, बिल्कुल सही, सीड्स देखने को मिलेंगे आपको, कॉनिफर्स पे सीड देखने को मिलेंगे, ठीक। तो देखो ये जो ग्रोइंग पीरियड होता है ना कॉनिफर्स में बहुत लंबा होता है और सीड आने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि एक बार ग्रो करेगा फिर मैच्योरिटी पीरियड आएगा फिर सीड लगेंगे, राइट। तो बहुत लंबा होता है ग्रोइंग पीरियड। तो जैसे आप इस पे जुवेनाइल कॉनिफर पे आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करते हो ना तो ये ग्रोइंग पीरियड जो है ये कम हो जाता है। ग्रोइंग पीरियड क्या हुआ, कम हो गया, राइट। ग्रोइंग पीरियड कम हो गया तो ये जो ग्रोथ था ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी ग्रो कर जाएगा प्लांट हमारा कॉनिफर, तो उस पर जल्दी मेच्योरिटी पीरियड आएगा और जल्दी सीड भी लग जाएंगे, राइट। तो हैसेंस द मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड हैसेंस द मेच्योरिटी पीरियड थर्स लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, ग्रोइंग पीरियड कम हो गया, कम समय लगा कॉनिफर्स को फटाक से ग्रो करने में और जैसे ही ग्रो हुआ मेच्योरिटी पीरियड आया उस पर सीड लग गया, तो अर्ली सीड प्रोडक्शन में मदद कर रहा है कॉनिफर्स में कौन, जिब्रेलिक एसिड। चलो 8th पॉइंट देखो, जिब्रेलिक एसिड डिलेज द senescence in plant parts so the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period by application of gibralic acid। मतलब देखिए के पास एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, यंग है, अभी अभी आया है दुनिया में, ठीक है, जर्मिनेशन हुआ है, अभी अभी नया नया आया है। अब मैंने आपको कहा था एक प्लांट है इसके दो पीरियड होंगे, एक तो ग्रोइंग पीरियड और एक मेच्योरिटी पीरियड। ग्रोइंग पीरियड में देखो छोटा सा पौधा बड़ा सा पेड़ बन गया और फिर मेच्योरिटी पीरियड आया और फ्लावर्स आया और फिर फ्रूट्स आ गए। फ्लावर्स के जो ओवरी था वो फ्रूट में डेवलप हो गया, ओव्यूल था वो सीड में डेवलप हो गया, तो मेच्योरिटी पीरियड में आपको देखो यहाँ पे फ्रूट्स देखने को मिल गए। अब मैंने कहा था इन जनरल ग्रोइंग पीरियड प्लांट्स में बहुत लंबा होता है, तो आप जैसे जिब्रेलिक एसिड डालोगे ना, स्प्रे करोगे, तो ये ग्रोइंग पीरियड कम हो जाएगा और मेच्योरिटी पीरियड जो है ये जल्दी आ जाएगा, प्लांट जल्दी मेच्योर होंगे। तो यूजुअली देखो जब आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे नहीं कर रहे थे तो ग्रोइंग पीरियड ज़्यादा था, प्लांट बहुत समय ले रहा था ग्रो करने में, और फिर मेच्योरिटी पीरियड आता था थोड़े समय के लिए, इस पे फ्रूट्स लगते थे, जो फ्रूट्स पक गए, ठीक है, फ्रूट्स पक गए वो तो नीचे गिरते थे या फिर आप तोड़ के उसे खा लेते थे, और जो कच्चे फ्रूट्स रह गए वो कच्चे ही रह जाते थे, पकते ही नहीं थे। फिर अगला फ्रूटिंग सीजन आता था, फिर फ्रूट लगता था, फिर पकता था, राइट। तो देखो ग्रोइंग पीरियड इतना ज़्यादा लंबा था, मैच्योरिटी पीरियड थोड़ी देर के लिए आता था, सारे फल ढंग से पकते भी नहीं थे, राइट, ढंग से पकते भी नहीं थे, आप अच्छे से फ्रूट्स खा भी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही आपने स्प्रे किया जिब्रेलिक एसिड, ग्रोइंग पीरियड हो गया कम, मैच्योरिटी पीरियड हो गया ज़्यादा, प्लांट जो है जल्दी ग्रो कर गया, और फिर देखो मैच्योरिटी पीरियड आया, मैच्योरिटी पीरियड बढ़ गया, लंबे समय तक मैच्योरिटी पीरियड है, फ्रूट्स लग रहे हैं, ठीक है, जो पके हुए फ्रूट्स है उन्हें तो आप तोड़ के खा ले रहे हो, जो कच्चे फ्रूट है वो भी आगे जाके धीरे धीरे पक जा रहे हैं क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लंबा हो गया है, और आप जो जितने भी फ्रूट्स थे वो धीरे धीरे पक रहे हैं, आप उसे भी खा रहे हो, ठीक है। तो इससे देखो, इससे ना जो फ्रूट सेलर्स होते हैं ना उनको फायदा होता है। फ्रूट सेलर क्या कहते हैं, जो जो फ्रूट पक गए उसे तोड़ के मार्केट में बेच आते हैं, और जो जो फ्रूट्स कच्चे हैं फ्रूट सेलर को पता है उसने तो जिब्रेलिक एसिड डाल दिया था प्लांट के ऊपर, तो वो धीरे धीरे पकेगा, तो धीरे धीरे पकेगा तो फिर उसे भी तोड़ के ताजा ताजा फल मार्केट में बेच देंगे, क्योंकि एक बार में सारे अगर पक जाते हैं या
कुछ पकते और कुछ कच्चे रह जाते तो नुकसान था। एक बार में सारे पक जाते, क्या पता मार्केट में बेचने जाता उतना बिकता ही नहीं, उतने लोग ही नहीं खरीदने के लिए, सारा फ्रूट जो है वो सड़ जाता, बर्बाद हो जाता। तो जिब्रेलिक एसिड आपने डाला तो क्या हो गया, सेनेसेंस जो था उसको आपने डिले कर दिया। सेनेसेंस मतलब क्या होता है, बूढ़ा हो जाना, फ्रूट का बूढ़ा हो जाना, यानी कि फ्रूट का पक जाना और पक के गिर जाना। तो आपने इसको क्या कर दिया, डिले कर दिया, लंबे समय तक सेनेसेंस है, फ्रूट्स पक रहे हैं, जो पक रहे हैं उन्हें आप जाके बेच रहे हो, और जिनका सेनेसेंस डिले हो गया बिकॉज ऑफ जिब्रेलिक एसिड, वो बाद में पकेंगे, आप उसे तोड़ के फिर बेचाओ मार्केट में। तो जिब्रेलिक एसिड डिलेज द सेनेसेंस इन प्लांट पार्ट्स सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड बाय एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। तो यही हमारे कुछ फंक्शंस थे जिब्रेलिन्स के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं कि एनसीईआरटी ने जिब्रेलिन्स के बारे में क्या क्या लिखा है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलिए तो एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। जिब्रेलिन्स पेज नंबर 249, एनसीईआरटी 11th में आपको ये टॉपिक मिलेगा। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. Fungi और higher plants में आपको more than 100 types of gibberellins देखने को मिल जाएंगे। They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on, GA100 तक आपको देखने को मिलेंगे। However, gibberellic acid was one of the most, GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form। सबसे ज्यादा स्टडी किसको किया गया है, GA3 को। सबसे पहले भी डिस्कवर GA3 को ही किया गया था। कौन से जिब्रेलिक एसिड को, GA3 को। इसलिए GA3 जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है जिब्रेलिक एसिड का। सारे जिब्रेलिक एसिड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, GA3। GA1 से लेके GA100 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, GA3, क्योंकि सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ है और सबसे ज्यादा स्टडी भी हुआ है इसके ऊपर। ऑल जिब्रेलिक एसिड्स आर एसिडिक। सारे जिब्रेलिक एसिड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन प्लांट्स। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है जिब्रेलिक एसिड का प्लांट्स में, जैसे कि देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। इंटरनोड का इलोंगेशन कर दिया, राइट। नोड इंटरनोड का इलोंगेशन, स्टेम का इलोंगेशन करते हैं, ग्रेप स्टॉक को इलोंगेट करते हैं। Gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. They also delay senescence. अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक। Thus, the fruits can be left on tree longer so as to extend market period. Gibberellic acid 3 is used to speed up the malting process in brewing industry, right? चलो, sugar cane stores carbohydrate as sugar in their stems. आपको पता है, गन्ना खाते हो, पता है आपको। Spraying sugarcane crop with gibberellins increases the length of stem. Stem का length बढ़ गया, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. Spraying juvenile conifers with gibberellic acid hastens the maturity period, thus leading to early seed production. एकदम NCERT वाला लाइन आपको मैंने पढ़ाया अभी। Gibberellins also promotes bolting. बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, बोल्टिंग इफेक्ट का मतलब होता है इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाना जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। किसमें, इन बीट, कैबेजेस एंड मेनी प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट मतलब ऐसे प्लांट जिनका स्टेम छोटा है, ठीक है, तो उसके स्टेम को इलोंगेट करता है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। फ्लावर आ जाए, कैबेज आ जाए, बीट आ जाए, उससे पहले ही जो छोटे छोटे स्टेम थे रोजेट प्लांट्स के, रोजेट हैबिट के प्लांट्स के, उसके स्टेम का इलोंगेशन कर देता है और फिर उस पर फ्लावर आता है, फ्लावर से फिर कैबेज आता है, बीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बीट प्लांट में भी आपको देखने को मिलेगा बोल्टिंग इफेक्ट। तो हमने जिब्रेलिन एसिड अच्छे से पढ़ा, सब चीज समझा, हमने एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली। तो आई होप आपको इसके बारे में, जिब्रेलिन्स के बारे में जो जो डाउट था, जो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार रीडिंग लगाइएगा, एनसीईआरटी रीडिंग, और पढ़िएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज तो मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाले लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा ही। तो मिलते हैं फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।